चलो उसे लेकिन दुख होगा। अरे बच्चा आवाज चला गया तो ये वीडियो देख ना तो मैं तेरे को बता रहा हूँ तो अच्छा आवाज चला गया। ओके द लास्ट क्वेश्चन। Explain why object moving in fluid move has special देखो why objects moving in fluid must have special shapes। तो हम ये देखते हैं कि objects moving in fluid, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन है ना बेटा? ऐसा होना Objects moving in fluids, for example देख लो एरोप्लेन इन एयर, एयर भी तो एक फ्लूइड है। यस सर। और या ये भी कहा जा सकता है सर फिश कि स्टीमर या शिप चलते हैं यस सर। तो शिप इन वाटर, क्या वाटर भी फ्लूइड है? सर अगर पानी में हाथ को ऐसे भी करोगे ना तब ज्यादा फोर्स लगता है, अगर ऐसे करोगे तो बहुत कम लगता है। हैव स्पेशल शेप, स्पेशल शेप, उनका स्पेशल शेप होता है। जैसे कि पानी में जो चीजें चलेंगी तो उनका कुछ न कुछ शेप होता है। जैसे मछली है तो इस मछली का शेप देखो, निकालना नहीं है तो कुछ लोग खा लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये देखो जैसे ये ऐसे शेप होगा तो ऐसा स्ट्रीम लाइन शेप होगा। ठीक है? सर अगर पानी में हाथ भर के ये जैसे सर वो इसलिए होता है ना कि वो पानी को काट के निकल जाता है। हाँ ऐसा इसलिए होता है कि ये जो पानी में है, मान लीजिए ये स्टीमर है तो इसका ऐसा शेप क्यों है? सो दैट इज सो, और या फिर क्या होगा कि ये फिश तो फिश है ना, व्हाट अ फिश। तो ये दिस इज हैविंग स्पेशल शेप। आप क्या देख रहे हैं एरोप्लेन का भी? तो स्पेशल शेप क्यों होता है? सर क्योंकि हवा को काट देता है, कट ऑफ द एयर। सुन लीजिए, टू रिड्यूस द एयर ड्रैग, किस वजह से? टू रिड्यूस द एयर ड्रैग। इनका शेप बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि पानी में तैरने वाली फिश का शेप। ये देख लो बिल्कुल फिश का जैसा शेप है, स्ट्रीम लाइन शेप, वैसा ही इनका शेप होगा। वाओ ये तो सच में कहना है। ठीक है? टू यूज द ड्रैग, ये ड्रैग को कम करने के लिए होता है। ठीक है? सो these are having stream line shape। सर असली है क्या? These are having streamline shape। ओके, तो जो भी फ्लूइड में मूव करेगा तो उनका कैसा शेप होना चाहिए? ठीक है, तो दे शुड हैव स्पेशल शेप। ये इस तरीके का शेप है, देख रहे हो जैसा फिश का होता है कि नहीं, आगे से ऐसे। सो दीज आर टैपर्ड एट बोथ द एंड्स, ये नुकीले होते हैं, एंड दैट इज थिक एट मिडिल। कैसा होना चाहिए? यहाँ भी टैपर्ड, यहाँ भी टैपर्ड, अब बीच में कैसा है बताइए? तो टैपर्ड एट बोथ द एंड्स एंड थिक एट सेंटर। देखो नोट करो, दीज आर tapered at both the ends and thick।
ब्रॉडर भी लिख सकते हो। ब्रॉडर का मतलब जानते हो, चौड़ा होता है ब्रॉडर। एट मिडिल, तो मिडिल में ये ऐसे होते हैं। ओके, नाउ लेट अस कम टू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सर अगर हम लोग पानी आई मीन कौन सा चैप्टर है? सर ये कंजर्वेशन 7 तो 7th चैप्टर है सर। ओके, 7th चैप्टर निकालिए। चैप्टर नंबर 7। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मैंने अपने प्लांट इसका नोट्स कल भी लेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ बात नहीं करूँगा। सो ला हो गया ना, अरे बहुत ही रियल मछली है। ठीक है। We saw in the previous class that the Bujo and Paheli visited to jungle. They were eager to share the experience with other. वो काजीरंगा नेशनल पार्क गए थे। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सर असम। सो कई ऐसे पार्क होते हैं जैसे भरतपुर सेंचुरी, सम अदर्स हैव हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, और कुछ लॉक शाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व। ऐसे कई जगह हर जगह होते हैं। और बॉम्बे में भी एक नेशनल पार्क है, तो सब जगह अलग अलग तरीके का होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो जानवर हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है। यानी दो वी आर विजिटर बट वी आर नॉट अलाउड टू इंटरफियर विद द नेचर देयर। जंगल में ही, जैसे कहीं जंगल है तो जंगल में हमें एक अनुमति दी जाती है, ट्रैक बना दिया जाता है कि आपको सिर्फ इसी स्टिपुलेटेड ट्रैक पे जाना है, और आपकी वो जानदार होगी। आपकी वजह से ये नहीं है कि जानवरों पे कुछ उनको किया जाएगा, जैसे वो घूमते रहें, आपको अपनी सुरक्षा चाहिए तो इस जाल में रहो, ऐसा होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ एक ऐसा ड्राइवर होगा कि जो आप वो जानता होगा शेर को, तो ऐसे केस में होता है। ऐसा आपने देखा है कि शेर को जानता है, फिर शेर आपके ऊपर चढ़ सकता है कि नहीं देखा है ऐसा? तो देखते हैं, लेट अस सी। ऐसा देखो ये देखो, तो वहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो जो नेचुरल हैबिटेट है उन सबका आप इंजॉय कर सकते हो। सर आप गए हुए हो क्या नेशनल पार्क? मेरा भाई गया, मैं नहीं गया। सर आप तो वो यहाँ पर भी एक राजस्थान में एक नेशनल पार्क है। कहाँ पे? रणथंभौर के है। सर अंधा वो अब देखिए, देखिए going on a tour to Tiger Reserve. So इसमें क्या होगा? तो इसी में से देख लेते हैं। तो वो सबसे इंटरेक्शन करता रहता है। इसमें पता नहीं कर रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। बतख है। वाओ
टाइगर को देखना है, मैं दूसरा दिखाता हूँ। ये शौर्य हमारा शौर्य टाइगर राइडिंग ऑन ईगल इन नेशनल पार्क। अरे बंद कर दो ये भाई मेरे को ही उठा ले जाएगा। सो काजीरंगा नेशनल पार्क, और हम लोगों ने क्या देखा कि भरतपुर सेंचुरी, तो सेंचुरी ही होती है प्राणी उद्यान, और नेशनल पार्क इस तरीके से हो सकता है राष्ट्रीय उद्यान। सेंचुरी में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, ठीक है कि नहीं, उसमें झील होगी और बहुत सारे दूर दूर से बर्ड्स आएंगे, रशिया से, साइबेरिया से, क्योंकि वहाँ ठंडक हो जाती है -50 डिग्री, तो वहाँ पर वो लोग जान बचाने के लिए कई हजार किलोमीटर उनको रूट पता है। सो उनकी बॉडी में मैग्नेटिक नेविगेशन होता है, उन्हें मालूम है उसी रूट से आना है, वो हर साल आते हैं, तो रास्ता नहीं भूलते हैं। कभी कभी निकोबार में ज़मीन के अंदर सेंचुरी, ज़मीन के अंदर कांच का बना दिया गया, तो तुम उसके अंदर जाओगे, तुम्हारे चारों तरफ वेल और ऐसे घूमते घूमते हाँ सर मैंने देखा हुआ है। तो पानी के अंदर तुम जाओगे, चारों तरफ तुम सब देखते रहोगे कि क्या क्या है। ये निकोबार में ऐसा सर वहीं से इसको लाइट डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज, ऐसा होता है ना, पानी के अंदर में भी तो होता है। तो कभी-कभी तो ट्रेन और होती है। कई जगह जो पार्क होते हैं, नेशनल पार्क, वो ग्लास के होते हैं, तो तुम इधर जाओगे, बस सामने जानवर तुम पे अटैक भी करना चाहेगा, लेकिन वो ग्लास की वजह से नहीं करेगा। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं, तो ऐसा भी होता है। तो जो भी जू है उसके अंदर ग्लास के अंदर आप जा सकते हो। नाउ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, हमारे कंजर्वेशन, अगर हम लोग फॉरेस्ट को ख़त्म करते चले जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी बायोडाइवर्सिटी, डू यू नो दैट व्हाट इज जैव विविधता? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जितने ज़्यादा जानवर हमारे चारों तरफ हैं, अगर वो कम होते जाएंगे तो हमें क्या नुकसान? मान लो चीता खत्म होने लग गया है या टाइगर, इसी तरीके से कोई ना कोई ऐसे हो गया, तो बायोडाइवर्सिटी कम होने से, क्योंकि उनके अंदर एक जीन्स होते हैं, डीएनए स्ट्रक्चर जानते हो ना, जिससे जो हम लोगों के वो करता है, हाँ, तो जीन से क्या होता है, अगर मान लो कोरोना सबको फैल गया है और टाइगर नहीं मर रहा है, कोरोना में सारे जानवर मर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं उसके ब्लड का सैंपल लेकर इसमें ऐसा क्या है कि ये जो है इसके अंदर रेजिस्टेंस है कोरोना का, फिर हम वही सैंपल की क्या बना सकते हैं, एंटीडोट, और वही एंटीडोट अगर हम सबको देंगे तो सब जिंदा हो जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी तो उतना हमारे पास जीन बैंक होगा, और अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं है तो हमारा जीन बैंक घटता चला जाएगा कि नहीं। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए। और हमारा देश जो है, हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीफ पैटर्न है, टोपोग्राफी है, कहीं पहाड़ है तो कहीं डेजर्ट है, तो इसी तरीके से ऐसा भी है कि मैनग्रोव फॉरेस्ट है, जैसे सुंदरवन, डेल्टा जानते हो, मैनग्रोव फॉरेस्ट, जब डेल्टा ये सिल्ट जमा हो जाए, जैसे ये बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं, गंगा गिरती है, तो वो सब कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में या और आसपास, तो वहाँ पर बहुत सारे डेल्टा हैं, वहाँ वाइट टाइगर का बहुत बड़ा रिजर्व है। अक्षय कुमार की एक पिक्चर अजय देवगन की आई थी, तो वाइट टाइगर वो बहुत उनके बीच वो जाता था तो देखता था, तो समझ में आई बात कि नहीं। तो ऐसे हमारे सुंदरवन डेल्टा हैं। इसके अलावा हमारे पास हाई माउंटेन है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, कई जगह प्लेट्यू भी है, आपको मालूम है, डेक्कन प्लेट्यू है, नदर्न प्लेन है, डेजर्ट है। डेजर्ट कौन सा है? डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट कहाँ पे? अफ्रीका में। तो इस तरीके से हमारे पास रिलीफ पैटर्न की कोई कमी नहीं है, और इसके अलावा बहुत लॉन्ग कोस्टल लाइन की, जो इधर और इधर कोस्टल लाइन है कि नहीं, ऐसे नीचे, तो इधर क्योंकि नदियाँ गिरती है तो वहाँ भी तो सिल्ट जमा हो जाएगा, तो कोस्टल लाइन नहीं है। तो इस तरीके से रिलीफ पैटर्न अगर ज़्यादा होंगे तो क्या हमारे पास बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अलग अलग रिलीफ पैटर्न में अलग अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं। क्या आप आयुषी बता सकती हैं कि ये जो मरुस्थल है, मरु का मतलब ही होता है रेगिस्तान, तो मरुस्थल में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? कैमल और स्नेक, रेप्टाइल्स, बहुत सारे तरीके के रेप्टाइल्स, स्कॉर्पियो, बिच्छू होते हैं, बिच्छू जैसे ऊपर उसमें लगा हुआ है कि नहीं, बिच्छू, तो इस तरीके से स्कॉर्पियन, ऐसे बहुत सारे तरीके के यहाँ अलग अलग जानवर पाए जाएंगे। जंगलों में अलग है, जैसे याक पाया जाएगा, तो ऐसे अलग अलग जानवर अलग अलग जगह पे पाए जाएंगे। अच्छा, एक चीज पूछी गई है कि डिफॉरेस्टेशन की जस्मिता क्या नुकसान है, बायोडाइवर्सिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा?
बोलो। सर डिफॉरेस्टेशन की वजह से सर क्या होता है ना, जैसे हम लोग पेड़ काटेंगे और वहाँ पे जो जानवर होंगे ना सर, वो उनको वहाँ पे रहने की जगह नहीं मिलेगी, फिर वो सिटीज़ में आ जाएंगे, फिर उन्हें मार दिया जाएगा। और फिर उसकी वजह से कैसे हमें, जैसे हमारे फॉरेस्ट में हमें अलग अलग चीज़ें प्लाटी वाटी, फिर उनको भी तबाह कर दिया जाएगा, और फिर इसकी वजह से ऑक्सीजन की शायद थोड़ा मतलब कम हो जाएगी। और हम डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं आद्या? सर ह्यूमन रिसोर्स को इंक्रीज करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स को इंक्रीज करने के लिए, चाहे तो उसको हम एक फार्म फील्ड बनाना चाहते हैं, तो ये करना चाहते हैं। तो इस तरीके से द मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज एनिमल्स, चाहे फ्लोरा हो या फाउना। रिया, फ्लोरा और फाउना से आप क्या समझती हैं? सर फ्लोर मतलब जमीन है, फाउना मतलब एनिमल्स होते हैं। यस, फ्लोरा का मतलब होता है सारी तरीके की वनस्पतियाँ। तो ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज नोन एज फ्लोरा, एंड फाउना ऑल टाइप्स ऑफ दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स हैं। तो फ्लोरा होता है सर प्लांट्स, फ्लोरा दैट इज वेजिटेशन, तो प्लांट्स हो गया। सर और माउंटेन, दूसरा फाउना, वाइल्ड लाइफ, बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी क्या है? मतलब जैव विविधता। सो द मोर नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फाउना फाउंड इन एनी लैंड एरिया is known as its biodiversity. So the number भी नहीं, the kinds of, कितनी तरीके के, the kinds of vegetation and wildlife in any land is known as biodiversity. इंडिया इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडिया में जो दुनिया में जितने पाए जाते हैं उनमें से 70% इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन, ब्राज़ील के पास अमेजन के जंगल है बहुत बड़े। अमेजन को क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ वर्ल्ड। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा, वहाँ पर अगर सांप भी होंगे तो वो अनाकोंडा जैसे बड़े, पूरे रिवर में एक ही सांप चल रहा, वो एक आदमी को एक बार में ही खा जाएगा, है ना। तो वो क्यों? वहाँ क्योंकि वहाँ का ऑक्सीजन 30% है और बाकी जगह 21% है। तो वहाँ पर कोई भी चीज़ होगी तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी होगी। जैसे हमने आपको बताया भी था पहले भी कि वहाँ पर अगर चींटी भी होगी, ये अमेजन की, तो कितनी बड़ी चींटी, जो पत्थर में चींटी। चींटी है, आदिवासी लग रहा बासी नहीं है, फ्रेश है, आदिवासी कह रहे हैं। ये पूरी फ्रेश है, आदिवासी नहीं है। ये देखो अंदर से भी वही चीज है, इतने लंबे लंबे पैर, वही तो पैर है इसमें। हम साइंटिस्ट हैं, हाँ सर सही है, साइंटिस्ट। ये फॉसिल्स हैं, कितना साल से? जमीन में दबी रहेगी चींटियां। तो इंडिया क्या है बताइए? इंडिया इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडिया इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट देखो ना, तो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास 23% ऑफ जंगल्स हैं। जितना लैंड एरिया है इंडिया में उसका कितना परसेंट फॉरेस्ट है? तो 23% फॉरेस्ट है। सो इंडिया हैज 23%
एरिया रिजर्व फॉरेस्ट और in addition to it we are having national park, bird sanctuary, प्राणी उद्यान होता है ना. In addition to it we have national park, bird sanctuary. ठीक है. और ऐसे है तो इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व, अलग अलग अगर हम किसी जानवर के लिए रखेंगे तो उसे क्या कहेंगे. जैसे टाइगर के लिए तो टाइगर रिजर्व. तो हम कीनू चीता लाए थे अफ्रीका से, 17 चीता लाए थे ना, उसमें से 11 मर चुके हैं अभी 2 साल के बाद. हम लोगों ने बचा नहीं पाया. ये एमपी में सर कुछ तो एमपी स्मगलिंग भी में करते रखा हैं. था ना, अफ्रीका से लाए थे 17 चीते. सर अभी का ही है ना ये? हाँ 2 साल पहले जो मोदी ने, 1.5 साल हुआ होगा, ये पिछले साल का है. सर अभी चीता आया था है ना. तो वो सब मर गए क्योंकि वो यहाँ के हैबिटेट में सूट नहीं करता. सर कुछ तो स्मगलिंग भी करते हैं तुम्हारा. नहीं, उनको अच्छे से रखा गया बट वो सही नहीं हो पाया. तुम्हारे तो स्मगलिंग भी करते तो हैं. अब देखिए, आवर बायोडाइवर्सिटी इज एट स्टेक, वो खतरे में है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये खतरे में है. और बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए क्योंकि उससे लाइफ सस्टेन होती है. हमारी लाइफ जितने ज़्यादा तरीके के होंगे तो वो अच्छी बात है. बट क्योंकि हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में क्या है, नंबर 1 पे क्या, नहीं सर नंबर 2. अभी नंबर 1 पे. सर 1 पे आ गई. मतलब ये पहले वो आप कांग्रेचुलेशन से किया. अब ये देखिए, डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करते हैं? सर अपनी So पॉपुलेशन trees in the forest are cut for, प्रोड्यूसिंग लैंड. ठीक है, trees in the forest are cut for procuring land. किसके लिए लैंड? खेती के लिए. फॉर कल्टीवेशन. बिल्डिंग हाउस एंड और उस जगह पे हो सकता है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज लोग रहने लगे. बहुत सारे तो हमारे पास 40% जंगल थे लेकिन अंग्रेजों ने 17% काट डाले. उन्हीं लकड़ियों से उन्होंने क्या किया, रेलवे ट्रैक बनाए. बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. और सर कुछ तो सर मेकिंग फर्नीचर. अरे बेकिंग नहीं रिसोर्सेज और मेकिंग फर्नीचर. उसी वहाँ पर बहुत सारे टीक वुड या अच्छे अच्छे लकड़ियाँ भी होंगी तो उनसे हम क्या करेंगे. सर रेडवुड, हाँ. स्मगलिंग रेडवुड. चंदन की लकड़ी भी होती है, तो होता है कि सैंडलवुड, कुछ रेडवुड भी होती है, बहुत अच्छी होती है. फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल. तो इस तरीके से बात ना करें. तो यानी रिड्यूसिंग द लैंड एरिया फॉर इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. क्या चीज है? रिड्यूसिंग फॉरेस्ट एरिया. रिड्यूसिंग फॉरेस्ट एरिया फॉर इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज is called deforestation. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू. तो अब कभी कभी क्या आप मयंक ये भी बता सकते हैं व्हाट आर द नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? deforestation फर्स्ट फायर. यस. तो ये तो 3 ह्यूमन कॉज हैं.
जो हम करते हैं, और अदर देन ह्यूमन कॉज देयर आर नेचुरल कॉज। फॉरेस्ट फायर, आग ही लग जाए अमेजन के जंगलों में, बुझ ही ना पाए। सो फ्लड्स, अदर देन, सर लैंडस्लाइड, बिल्कुल सही है, ह्यूमन सर वो कॉज रूट्स की वजह से, सर ट्री की रूट्स की वजह से बच जाते हैं देयर आर लैंडस्लाइड। नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लाइक फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट्स। कई बार बहुत दिनों तक बारिश ना हो तो जंगल सूखे हो जाएंगे और फिर तभी फॉरेस्ट फायर आ जाएगी। सो सर दो बांस लेते As फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट होने से वहाँ के जानवर भी मर जाएंगे। What are the consequence of deforestation? मान लीजिए अगर जंगल ही ना हो हमारे देश में तो हम पे क्या असर पड़ेगा? सर जो सर लैंडस्लाइड हो सकती है, क्योंकि सर जंगल के जो रूट्स होते हैं ना वो लैंडस्लाइड को रोक लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन What are सर the consequence of deforestation? ऑक्सीजन की कमी हो सकती है हाँ, और सर, सर fruits- कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकती है, बढ़ उससे सकती है। ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ेगी और बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी सर ग्राउंड वाटर लेवल्स आल्सो गेट लोवर्ड। हाँ, क्योंकि जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ पानी जाएगा तो वहाँ फ्लड नहीं आता है। वो पानी अंदर परकोलेट हो जाएगा, जमीन के अंदर सीप थ्रू हो जाएगा और उससे नीचे का पानी सही रहेगा। आप क्या समझते हो, ये जो जोधपुर में सड़कें बनी हैं, सड़कों से पानी जा सकता है क्या अंदर? नो सर, लेकिन अगर मिट्टी होती या सैंड होती तो चला जाता। तो फॉरेस्ट में जमीन के अंदर पानी चला जाता है, बहता नहीं, इतना डेंस फॉरेस्ट है। तो इस तरीके से ये जैसा बता नहीं कि रिचार्ज करता है। सो फॉरेस्ट का काम क्या है बताइए। सो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या नुकसान है, देखो कंसीक्वेंस। सर सॉइल इरोजन सर हाँ। ये टेम्परेचर और पॉपुलेशन बिल्कुल, पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगी। कंसीक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सर लैंडस्लाइड, तो इसके दुष्परिणाम क्या है? ठीक है, तो यानी सर लैंडस्लाइड भी तो हो सकता है। बहुत अच्छा। तो टेम्परेचर जैसा एंड पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। ये कह सकते हैं कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा सो इट लीड्स टू इंक्रीज इन पॉल्यूशन। देयर विल बी तो कुछ तो रोड्स के साइड में ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो रिडक्शन इन O2 लेवल। O2 लेवल कम हो जाएगा एंड CO2 इन एटमॉस्फेयर। जैसा आपने बताया था CO2 नीचे ही रहती है तो वो और भी हाँ, खतरनाक। सही बात है। अगर वो इंक्रीज हो जाएगी देन सो द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा। सो सर रेनफॉल एंड द क्वालिटी ऑफ सॉइल टेम्परेचर बढ़ेगा। बोलिए। सर रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। सही बात है। ग्लोबल वार्मिंग विल टेक प्लेस। कुछ लोग कह रहे हैं अनमोल कि ये जंगल बारिश लाते हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ सर जंगल बारिश, हाँ सर वो जब हवा देते तो उससे वो जो जब पहले यहाँ नीम और बबूल, ये नीम के पेड़ नहीं थे, बबूल और की करते थे, बबूल के छोटे छोटे थे, तब यहाँ जोधपुर में बारिश नहीं होती थी, साल में एक बार होती थी। सन 84 की बात है, एयरफोर्स के आसपास एक पेड़ या दो पेड़ थे बस, जो 84 के हमारे साथ के वारंट अफसर थे वो बताते हैं। फिर सरकार ने यहाँ नीम के पेड़ लगवा दिए। हाँ सर वो अब देखो तुम्हें 90% नीम ही नीम दिखेगा पूरे जोधपुर में, पर्पसली लगाए गए हैं, नीम ही नीम है। और फिर उसके बाद ऐसी बारिश हुई कि सब तरफ हरा भरा हो गया। तो हाँ, सर, नीम ये जो- लगाने से क्या होता है, तो अंदर- इस तरीके से जब अंदर- फॉरेस्ट होगा सो फॉरेस्ट ब्रिंग रेन। सो इन केस ऑफ डिफॉरेस्टेशन देयर विल बी लेस चांस ऑफ वाटर प्रेसिपिटेशन। वाटर प्रेसिपिटेशन यानी रेन। सो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू सर बारिश होना बंद हो जाएगा और ड्रॉट आ जाएगा। there is low rainfall। ऐसा क्यों होगा आयुषी? क्या रेनफॉल कम क्यों होगी? सर पेड़ रहेंगे नहीं तो रेनफॉल होगी। सर मैं बताऊँ,
वो बता दी होती है। कह रही हैं कि जहाँ फॉरेस्ट होता है वहाँ से वाटर वेपर उठती हैं, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन होता है ना उनके स्टोमेटा, लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं और वही पानी ऊपर जाके बादल को ग्रो करा देते हैं और वजन की वजह से वहीं गिर जाता है। जब अगला बता रहा है कि ड्यू टू किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन, यानी उनसे जो वेपर उठेंगे और ऊपर भी वेपर जाने, तो क्या उस वेपर से उसका साइज ग्रो हो जाएगा और वो वहीं गिर जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो नीचे से पानी जाए और ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल है वो बड़े हो जाए, तो इससे क्या होगा, लो रेनफॉल होगी, देन देयर विल बी चांस ऑफ ड्रॉट एंड फेमाइन, सूखा और भूखमरी। देयर विल बी चांस और क्या होगा, The groundwater level also gets lowered. ये लिखो, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अथवा पृथ्वी की ओर गर्माहट से सो The increased chances of natural calamities. हाँ बिल्कुल सही है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन ग्राउंड वाटर लेवल, तो तुम नीचे ट्यूबवेल लगाओगे तुम्हारे ट्यूबवेल में पानी नहीं आएगा। ग्राउंड वाटर और वो इतना नीचे चले जाएगा। लेवल डिक्रीजेस, क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है। कई लोग तो ट्यूबवेल लगा के पानी निकालते हैं हैंड पंप से, तो वहाँ पानी नहीं होगा तो कैसे लोग पियेंगे। सो ग्राउंड वाटर लोग ये डिक्रीज हो जाएगा। और क्या आपको लगता है ये जो आपकी फसलें होती हैं इसमें जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे से पानी का सपोर्ट करता होगा, नमी देता है। मतलब जो तुम्हारी ऊपर फसलें उग रही हैं तुम तो देते ही हो, लेकिन नीचे से भी उनको वेपर्स मिलती हैं। इसीलिए तुम्हारे गार्डन में 2 दिन पानी ना डालो तो पत्ते सूख जाएंगे, लेकिन बाहर खेत में छोड़ दो हफ्ते भर 10 दिन महीने भर कुछ नहीं होगा, क्योंकि नीचे से उनको वेपर्स मिलती रहती है। तो ग्राउंड वाटर लेवल अगर कम हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में पेड़ जमीन छिटक जाती है। ऐसा देखा है, जब ड्रॉट होता है तो जमीन में क्रैक्स आ जाते हैं कि नहीं सॉइल में, तो वो भी हो जाता है। और चौथी चीज़ क्या होगी बताइए? The increased chances of natural calamities such as floods and droughts. हाँ, इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। आप ये देख लो कि जो एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम अच्छा है कि मैन मेड। अगर मान लो मछलियाँ पानी में हैं तो उनकी जिंदा रहने के चांस ज़्यादा है कि तुम उनको एक बाल्टी में डाल दो तब, क्योंकि तुम बकेट में डालोगे उसी में ही वो टॉयलेट करेंगी, सब कुछ करेंगी, वो गंदा कर देंगी पानी, फिर तुम साफ कर पाओगे क्या? रोज तो नहीं साफ कर, वो पानी बदबू करने लगेगा। तो ऐसे में क्या होगा, कई बार टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। लेकिन जो लार्ज वाटर बॉडी है उसमें सब कुछ, एक छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी या उनकी एक चेन बनी हुई है, फूड चेन, तो वहाँ पानी और साफ़ होता है। और अगर मान लो तुमने यमुना से एक बार मछलियाँ निकाल ली गई, अब उसमें कितना भी वो लोग मशीन लगा रहे हैं पानी साफ़ नहीं हो रहा है। पहले इतनी मछलियाँ थी वो अपने आप सब खा पी लेती थी, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट था सब खा लेती थी, पानी साफ़ रहता था। तो एक बार मछलियाँ जब मर गई उसके बाद उसमें डाली भी जाती हैं कई बार 1000 टन मछलियाँ, लेकिन अब वो खुद भी नहीं जिंदा रह पाती। तो इस तरीके से इस सिस्टम इकोसिस्टम को छेड़ना नहीं चाहिए, खराब हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर उसको डाला जाता है तो वो मर भी जाती है और उसी में ऑर्गेनिक ढेर और बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी भी बॉडी ये जो पानी पैंट, समझ आई बात की नहीं, तो और गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन, ग्राउंड वाटर लेवल और जैसे चांस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, यानी जो ये प्राकृतिक आपदा है, कभी क्या आ गया, साइक्लोन आ गया तो कभी कुछ आ गया। अगर फॉरेस्ट है तुम्हारे भारत के चारों ओर तो क्या वो हवा को आने देगा कि रोक लेगा? मान लो भारत में यहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट उगा हुआ है तो वो हवा रोक लेगा, तुम्हारे यहाँ कोई हवा ही नहीं आ पाएगी, तेज़ हवाएं या कुछ भी, बारिश भी नहीं आ पाएगी। तो उससे क्या होगा, जो अंदर रहने वाले हैं वो प्रोटेक्टेड होंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, तुमने सारे जंगल काट लिए, तो क्या होगा, द चांस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी इंक्रीजेस। देखो इस बात को, सर वो पेड़ हमें ठंडी आवाज़ भी देगा जिससे हमारे ये इकोसिस्टम में ठंडा रहता है। हाँ, द चांस ऑफ, जो
जंगल के आसपास लोग रहते हैं तो वहाँ एक कूल और बहुत सीरीन, बहुत प्योर एटमॉस्फेयर है, वहाँ के लोगों की लाइफ अच्छी होती है। तो चांस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज इंक्रीजेस। हमारा छोटा भाई BARC में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, तो वो बम्बई में है। तो बम्बई में थाने में जहाँ है वो पहाड़ में है, और वहाँ पर हमारे 90 इयर्स के फादर हैं और 85 की माँ है, वो चश्मा भी नहीं लगा, दांत एक भी नहीं टूटे। आप समझो जंगल के पास रहने से कितना फ़ायदा। बगल ही में पहाड़ है, नीचे घर है, कुछ उनको कोई बीमारी नहीं, कोई दवा भी नहीं खाते, ऐसे ही टहलते। तो जंगल पे रहने वालों को कभी कोई बीमारी नहीं होती। जब वहाँ के सभी डॉक्टर रो रहे हैं, कोई उनके पास आ नहीं रहा है। तो नेचुरल कैलेमिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहाड़ों के पास या जंगलों के पास पहाड़ी लोगों को देख लो, कभी बीमार नहीं होते होंगे जो पहाड़ में रहते होंगे, जो पेड़ पौधे। और कोई इसमें है, इसके अलावा देयर विल बी लॉस इन बायोडाइवर्सिटी। जैसे जैसे तुम जंगल काटते जाओगे, तुम खुद लगा सकते हो क्या अपने फार्म में वो सारी चीज़ें, जैसे इतनी सारी चीज़ें तुमको बीटल्स मिलेंगे जंगल में, ऐसे लाल रंग पर पहली लाइन के नीचे वाला देखो, ऐसे कीड़े उड़े नहीं मिल जाएंगे जंगल में। हाँ, तो लेडी बग, लेकिन ऐसे तुम सोच सकते हो कि हम फार्म में लेडी बग डाल दें, ऐसे डाल सकते हो। वो तो जंगल में थे, जंगल में आग लगा दी, सब चले गए। अब तुम उठा लाओगे क्या, डालोगे? तो ऐसे नहीं होगा। तो नेचर में बहुत कुछ है, तुम जाओगे तो तुम खोजते रह जाओगे। और खुद सोचो कि हमें पॉन्ड बना दें और उसमें वही सब चीज़ें डालें जो सीम है, तो क्या डाल पाओगे? क्योंकि वो तो सेलेक्टिव होगा, वो चीज़ तो नहीं डाल सकते ना। तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी, देयर विल बी लॉस इन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता में हानि होगी। देखो और भी कोई पॉइंट है मैम? ये भी बात है। अगर ये ग्लोबल वार्मिंग आ गई तो उससे क्या होगा बोलो, कि वाटर लेवल इंक्रीज होगा, और फिर क्या होगा, तो जो कोस्टल एरिया है वो उनकी लाइफ एंडेंजर हो जाएगी। सो लिख लो, ये भी बात लिख लो कि ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग अकर्स। अब ग्लोबल वार्मिंग अकर करने से क्या होगा? जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएंगे और ग्लेशियर आएगी, और ग्लेशियर्स, ग्लेशियर पिघल जाएगा, फ्लड्स आ जाएगा। सी लेवल राइजेस, सी लेवल राइजेस। आपको मालूम है इंडोनेशिया में लास्ट ईयर जो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, पानी के अंदर हुई थी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने दुनिया को बताया कि तुम लोग तो बढ़ा रहे हो, अगले साल हम डूब जाएंगे, तो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, हमें पानी के अंदर ही ऐसे ही जिंदा रहना पड़ेगा। पानी के अंदर ही वो जो कोस्टल पानी के अंदर ही एरिया विल इतनी बड़ी वो कांच की Sink. वो बनी है। इन वाटर। तो इस तरीके से उनको पूरे बम्बई के लोग सब अगर मान लो पानी में डूब गए, तो सलमान खान क्या पानी के अंदर से शूटिंग करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ हमें इतना सारा नुकसान है, दैट इज कंसीक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आपने देखा कि राइट 3 रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन जो ह्यूमन की वजह से है। सो क्वेश्चन है, राइट 3 रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन बाय ह्यूमन and one natural reason, हम प्रोक्योर करना, उसे ठीक कर देना। कहाँ लिखा है प्रोक्योरिंग? ठीक है, प्रोक्योरिंग लैंड, दैट इज इंक्रीजिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। नहीं, इंक्रीजिंग
तो 3 रीजन डिफॉरेस्टेड और 1 नेचुरल रीजन. नेचुरल रीजन क्या होगा? नेचुरल रीजन फॉरेस्ट फायर. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन. राइट एनी 4 consequence ऑफ डिफॉरेस्टेशन. 6 हैं, 4 आपको लिखने हैं. हाँ? कोई भी 4 लिख देना. 6 में से